नमस्कार साथियों, मैं लवकेश साय आ गया हूँ लेकर के ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं समावेशी शिक्षा से। ये क्लास उन सभी के लिए उपयोगी है जो सी टेट, यूपी टेट और सभी स्टेट टेट एग्जाम, के वी एस टी, डी ट्रिपल एस बी, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि वहाँ पर सी डी पी विद पैडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका स्वागत है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल रिटार्डेशन? पुअर adaptation with environment, learning in a slow pace, IQ between 15-25 to 70, और लास्ट ऑप्शन है आपका पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन। जो मानसिक विकलांगता वाले बच्चे होते हैं उनकी विशेषता इन चारों में से कौन सी नहीं होती? तो पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरण के साथ सवलभ अनुकूलन, मतलब जो उनका आसपास का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है या जहाँ पर वो रहते हैं उस आसपास का जो माहौल होता है बच्चे का, वो जो मानसिक विकलांगता वाला बच्चा है वो वहाँ पर समायोजन नहीं कर पाता समाज के साथ। मतलब अपने साथ के बच्चों के साथ खेल नहीं पाता, अपने आसपास के बच्चों के साथ ही नहीं खेलेगा, ना उनसे बात कर पाता, ना खेल पाता, मतलब उनसे बिल्कुल भी उसका इंटरेक्शन होता ही नहीं है, वो अपना अकेला ही लगा रहता है। इसीलिए इसको बोला है पर्यावरण के साथ जो उसका अनुकूलन है वो बेकार होता है। दूसरा ऑप्शन बोलता है आपका धीमी गति से सीखना है। ये जो मानसिक विकलांगता वाले बच्चे होते हैं वो धीमी गति से सीखते हैं चीज़ों को। एक नॉर्मल बच्चा है वो जल्दी सीखता है एज़ कम्पेयर टू ये सीखता है, और जो नॉर्मल बच्चा है वो जल्दी सीखता है। तो दूसरा ऑप्शन भी इसकी विशेषता है मानसिक विकलांगता की, और पहला भी ऑप्शन भी इसकी विशेषता है। लेकिन और थर्ड ऑप्शन है आपका 25 से 70 के बीच इनका IQ लेवल होता है, बिल्कुल होता है इन बच्चों का IQ लेवल। तो तीसरा ऑप्शन भी इसकी विशेषता है। लेकिन चौथा ऑप्शन आप इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो मानसिक विकलांगता वाले बच्चे जो होते हैं उनका जो इंटरेक्शन है या फिर वो जो जिनसे वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जो उनके बहुत क्लोज होते हैं, क्या सभी बच्चे के जो रिलेशन होते हैं वो ख़राब होते हैं, अपने जो पारस्परिक संबंध ख़राब होते हैं किसी से भी, चाहे उसका बड़ा भाई हो, ऐसा कोई बच्चा है जो उसका कोई बड़ा भाई हो या मम्मी हो पापा हो, कोई ना कोई तो ऐसा होता जरूर है घर में, परिवार में, कि जो मानसिक विकलांगता वाला जो बच्चा है उसके साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा होता है। सभी का ख़राब नहीं होता, जो नहीं कि अगर 100 बच्चे मानसिक विकलांगता के तो 100 के 100 बच्चों के जो संबंध है वो ख़राब हो। वो फैमिली में किसी न किसी के बहुत क्लोज होता है, जिसके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसको अपनी बात बोलता है, उसके साथ ज़्यादा टाइम रहता है। मतलब कुल मिला के है कि कोई ना कोई होता है फैमिली में। अब ये तो नहीं कि जो 100 बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं तो 100 के 100 ही रिलेशन ख़राब होंगे, उनके घर परिवार में, आस पड़ोस में, या फिर उनके स्कूल में उन सबसे उनके रिलेशन ख़राब होंगे, कोई ना कोई तो ज़रूर होता है। तो आपका इसकी ये फोर्थ ऑप्शन जो है इसकी विशेषता नहीं होता मानसिक विकलांगता की। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Nisa's notebooks shows error in writing and spelling like a mirror image, reverse image, etc. It is a sign of लर्निंग डिसएडवांटेज, लर्निंग डिफ़िकल्टी, लर्निंग प्रॉब्लम या लर्निंग डिसेबिलिटी। निशा नाम की कोई लड़की है जो वो जिस कॉपी में अपना होमवर्क करती है उसमें जो शब्दों को लिखती है तो उसकी कॉपी में पाया गया कि वो शब्दों को उल्टा लिखती है। मिरर इमेज का मतलब है कि दर्पण छवि का मतलब होता है कि कोई आपने शब्द लिखा या कोई वर्ड लिखा, उसे आप लिखकर कॉपी में या किसी कॉपी में लिखकर उसे शीशे में देखिए तो आपको दिख जाएगा कि मिरर इमेज कैसी बनती है, अपोजिट बनती है। जो भी वर्ड है या फिर जो भी अल्फ़ाबेट है उसके, तो उसकी कॉपी में ऐसे वर्ड्स दिखाई देते हैं। तो ये इसका जो है किसका संकेत है? अधिगम क्षति। पहली बात तो जो है हमारी लर्निंग डिसएडवांटेज बहुत कम होती है, क्योंकि लर्निंग में अगर हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है लर्निंग का कि यदि हम हमारे जो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हम जो भी कुछ सीखते हैं उसमें हम सुधार करते रहते हैं। अगर हम कोई चीज़ सीखने में 100 बार गलती कर रहे हैं या 200 बार गलती कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम गलती करते करते वो गलतियाँ कम हो जाती हैं और हम सही तरीके से उस चीज़ को सीखते हैं एकदम प्रॉपर तरीके से। तो लर्निंग का डिसएडवांटेज तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन बोलता है आपका लर्निंग डिफ़िकल्टी। बच्चा सीख तो रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, वो शब्द उसको दिक्कत नहीं आ रही, सीख तो रहा है लेकिन वो गलत सीख रहा है, उसको खुद नहीं पता कि मैं गलत लिख रहा हूँ, तो ये लर्निंग डिफ़िकल्टी भी नहीं होगा। लर्निंग प्रॉब्लम हो सकता था एक बार के लिए, लेकिन यहाँ पर इसका बेस्ट ऑप्शन फोर्थ वाला है, लर्निंग डिसएबिलिटी, अधिगम विकलांगता इसलिए क्योंकि इसमें बच्चे को दिक्कत होती है चीज़ों को सीखने में, समझने में,
पढ़ने में लिखने में, मतलब ये पढ़ने लिखने बोलने किसी से भी संबंधित हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिखने से ही संबंधित हो। और जो ये होती है ये लाइफ टाइम रहती है, जो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है लाइफ टाइम रहती है। इसको अगर आपको उसका उपचार करना है तो इसके लिए स्पेशल टीचर की, स्पेशल एजुकेटर टीचर की ज़रूरत पड़ती है, जो इन बच्चों को स्पेशल हैंडल, जो इन बच्चों को अपने तरीके से हैंडल करते हैं, इनके लिए अलग अलग मेथड्स एक्टिविटीज़ करते हैं और उनको सिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। फर्स्ट ऑप्शन आपका डायलेक्सिया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्टैमरिंग स्पीच डिसऑर्डर, एपीडी विजुअल डिसेबिलिटी और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो डिसलेक्सिया, इसमें क्वेश्चन आपसे बोला कि कौन सा गलत मिलान यहाँ पर नीचे मिला हुआ है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया में बच्चा शब्दों को समझ नहीं पाता और गलत इनका उच्चारण करता है। डिसलेक्सिया में ये एक बड़ी बीमारी है। सामान्य ये देखा जाता है कि बोलने से संबंधित होती है। इसमें बच्चा शब्दों को पढ़ने में कठिनाई करता है, शब्दों को पहचान नहीं पाता। जैसे जो शब्द एक जैसे दिखते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत करता है। जैसे कि BOD हो गया आपका SAW सा होता है और WAS वाज होता है। ऐसे वर्डों को न्यू क्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। मतलब जो शब्द एक जैसे दिखते हैं, जिनमें बिल्कुल सेम शब्द होते हैं, उनको बच्चा पढ़ने में दिक्कत करता है। तो ये आपका पहला तो बिल्कुल ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। दूसरा हकलाना बच्चा वाक विकार, बिल्कुल बच्चा मुंह से तो बोलता है तो हकलाएगा भी मुंह से, तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। लेकिन जो APD है, यहाँ पर APD गलत है, क्योंकि जो APD होता है आपका श्रवण विकार होता है। बच्चा सुनने में दिक्कत होती है बच्चों को यहाँ पर। और सुनना भी दो तरह का होता है, एक तो बच्चा बिल्कुल नहीं सुन पा रहा, एकदम मतलब बहरा जिसे हम बोलते हैं, और एक बच्चा है कि उसको ऊंचा सुनाई देता है, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ भी कम सुनाई देता है या ऊंचा सुनाई देता है, जिसे हम बोलते हैं आंशिक बहरा। तो आंशिक बहरा में क्या होता है, बच्चे का जो माइंड और जो कान का जो कोऑर्डिनेशन है या कोऑपरेशन है या फिर जो जिनका रिलेशन होता है कि हम कान से सुनते हैं, हमारे कान से एकदम दिमाग में बात जाती है, फिर हम उसका आंसर देते हैं दिमाग में सोचकर मुंह से। तो बच्चे का ये समझ में नहीं बैठ पाता कान और दिमाग के बीच में, जिसकी वजह से बच्चा सामने वाले को सही जो आंसर है या जो पूछेगा उसका रिप्लाई नहीं कर पाता। ये होती है बच्चों में। और जो होती है बच्चों में 3 से 5%, मतलब छोटे बच्चों में बहुत कम देखा गया कि स्कूल लेवल पे 3 से 5 या 5 से 10% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल लेवल पे होती है। ये बाद में भी हो सकते हैं, जैसे आपके कान में चोट लग गई हो, ज़्यादा तेज गाने सुनने से भी हो जाता है, बच्चे ऊंचा सुनने लगते हैं। इसका उपचार किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही मामलों में। अब किसी के कान में ज़्यादा चोट लग गई है कि उसका उपचार नहीं किया जा सकता, तो वो बात एक अलग है। लेकिन बहुत से होता है जिनको ऊंचा सुनाई देता है, तो हम कान में मशीन लगा लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ये जो तीसरा वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये आपका गलत है जो ये मैच मिला हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये दृश्य से संबंधित नहीं है, ये आपका संबंधित है सुनने से। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपसे बोलता है द मेन फंक्शन ऑफ ऑर्थोटिक डिवाइस। ऑर्थोटिक जो डिवाइस होते हैं उनका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है? तो पहला ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस, ये फोर्थ होना चाहिए वैसे तो। सपोर्ट ए बॉडी पार्ट, रिपेयर ए बॉडी पार्ट, रिप्लेस ए मिसिंग बॉडी पार्ट, मतलब कोई बॉडी का कोई पार्ट जो मिस हो गया उसको रिप्लेस कर देना, जो पार्ट खराब हो चुका है। रिपेयर ए बॉडी पार्ट, कोई बॉडी का पार्ट है वो खराब हो चुका है। और तीसरा बॉडी के पार्ट्स को सपोर्ट करना। तो जो ऑर्थोटिक उपकरण जो होता है इनका जो मेन वर्क होता है वो होता है शरीर के किसी अंग को सहारा देना। शरीर के किसी अंग को सहारा देना। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अभी सही क्यों है? अंगों में सुधार नहीं किया जा सकता, बॉडी के चेंज होते हैं सीधा पार्ट्स, आपने देखा होगा तो। और शरीर के अनुपस्थित अंग को बदल देना, जो अंग है ही नहीं उसे आप बदल कैसे सकते हो? आप खुद बताओ। शरीर के अनुपस्थित अंग को बदल देना, जो अनुपस्थित जो है ही नहीं उसे बदलेंगे कैसे? ये तो ऑप्शन ही गलत है, इसलिए आपको यहाँ पर सेकंड हो। और सेकंड क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे बहुत बार देखा जाता है कि कोई भी पर्सन है उसका वेट बढ़ने लगता है या फिर बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ होता है पहले से, तो उनका मोटे जो लोग होते हैं, जो हेल्थी होते हैं, जो मोटे होते हैं, मतलब सही होते हैं सपोज, वो चलने में उनको बहुत दिक्कत होती है, वो जल्दी हाफ जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी का जो वेट है सारा वेट किस पे होता है? पैरों पे होता है। और जब पैरों पे इतना वेट होता है तो उनके पैर जो है
उस वेट को संभाल नहीं पाते। तो इसलिए हम ऑर्थोटिक उपकरणों का यूज़ करते हैं जो पैरों को सपोर्ट देते हैं, जिससे हमारी बॉडी के पार्ट्स को, जिससे हमारी बॉडी का जो वेट है उसको संभाल सके। जैसे कि ये यहाँ पर इमेज है, इसमें दिखाया गया है, देखिए ऐसा होता है। ये ऑर्थोटिक जो उपकरण होता है ये ऐसे पैरों में लगाया जाता है, मोस्टली पैरों में लगाए जाते हैं। जिस पैरों में दर्द बताते हैं बहुत से लोग कि मेरे चलने में दिक्कत होती है, जैसे जो हेल्थी या मोटे लोग होते हैं उनके लिए होता है मोस्टली। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइटिंग डिसऑर्डर। राइटिंग डिसऑर्डर इनमें से कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है आपका शब्दों को पहचानने में और उनका उच्चारण करने में बच्चे को समस्या होती है डिसलेक्सिया में। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले में शायद, कि डी को बी पढ़ता है, सा को वास पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। तो ये तो आपका हो गया शब्दों को समझने और पढ़ने में। डिस्प्रेक्सिया, बच्चा बोलने में दिक्कत करता है। ये भी भाषा विकार है जो बच्चे को दिक्कत होती है। ये भी सेम टू सेम वैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज अलग होता है, लेकिन होता वैसे ही है। ये भी बोलने से, मौखिक रूप से जो बच्चे बोलने में या भाषा संबंधित होते हैं वो दिक्कत करते हैं बोलने में भी, ये इसमें भी। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है आपका ये डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में जो बच्चा है ये गति कौशल करने में, जो सूक्ष्म गति होते हैं हमारे, उन जो सूक्ष्म गति कौशल होते हैं उन्हें करने में दिक्कत करता है। जैसे लिखने हो गया, चलने हो गया, टहलने हो गया, बोलने हो गया, या फिर आपका बटन लगाना हो गया, ब्रश करना हो गया। मतलब जो फिंगर से की जाती हैं, एक होते हैं फाइन मोटर एक्टिविटीज़ और एक होते हैं ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़। इनको हम स्किल भी बोलते हैं, जैसे कि ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, कौशल, सूक्ष्म कौशल होते हैं और एक स्थूल होते हैं बड़े वाले। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ये भी बच्चा इसमें दिक्कत करता है चीज़ों को, जो अपने जो फाइन मोटर स्किल है उनसे काम करने में। जैसे कि ब्रश करना हो गया, आपका जूते के फीते बांधना हो गया, जो उंगलियों से किए जाते हैं, जो फाइन स्किल होती है हमारी, फाइन मोटर स्किल होती है, उनसे करने में दिक्कत करता है। चावल के दाने उठाना हो गया, फिंगर से जो हम वर्क करते हैं मोस्टली। तो आपका ये भी नहीं होगा डिस्प्रेक्सिया। फोर्थ है आपका डिस्ग्राफिया। यहाँ पर डिस्ग्राफिया जो होता है आपका, डिस्ग्राफिया जो होता है आपका लिखने संबंधी विकार होता है। इसमें बच्चा लिखने में दिक्कत करता है, उसको दिक्कत होती है, और लिखने में उसकी लिखावट गंदी भी हो सकती है। हाथ हथेली के कारण भी हो सकता है कि उसके हाथ पैर में दिक्कत हो, गड़बड़ी हो हाथ पैर में, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो दिक्कत करता है लिखने में ही है, पेन से चलाने में, चाहे वो कुछ भी लिख रहा हो, और उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो वो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए चाइल्ड हैज डिफिकल्टी इन अकाउंटिंग, पोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड प्लेस वैल्यू, दीज सिम्टम्स आर रिलेटेड टू। ये सिम्टम्स किससे संबंधित है? बच्चे एक बच्चा है जो गणना करने में संकेतकों की खराब समझ रखता है और स्थानीय के मान में कठिनाई होती है। जैसे तो ये किसके संकेत हो सकते हैं? ये संकेत हो सकते हैं डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित, तो डिस्ग्राफिया तो है नहीं। डिस्कैलकुलिया होता है आपका संकेतों की खराब गणना, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपका तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, डिस्फेसिया बोलने से संबंधित है, जैसे कि पहले बताया था, डिस्फेसिया जो है बोलने से संबंधित है। और डिस्प्रेक्सिया आपका वही बच्चे की जो है छोटी मोटी स्किल करता है, ग्रोस मोटर स्किल वर्क, वो फाइन मोटर स्किल से वर्क करता है, वो है। तो इसमें ये तो आपका हो गया बोलने से, ये हो गया फाइन मोटर स्किल हो गया, और ये आपका लिखने से हो गया। लेकिन जो ये सेकंड ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका लिखने, ये गणना करने से, जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। इसमें बच्चा गणना करने में या फिर हमारे जो संकेत होते हैं गणित में, जो हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो बच्चा क्या कर, उसको समझ नहीं आता कि ये सिंबल किसका है। वो मल्टीप्लाई की डिवाइड कर देता है, कभी कुछ कर देता है, मतलब वो दिक्कत करता है इस चीज़ में। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन कम्स अंडर स्पीच डिसऑर्डर। अंडर स्पीच डिसऑर्डर के अंदर कौन सा था? लैंग्वेज प्रॉब्लम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो वाक विकार के अंतर्गत कौन आता है? भाषा समस्या नहीं, लैंग्वेज डिसऑर्डर थोड़ी ना बोला। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ये होता है कि बच्चा जो है सामाजिक संपर्क करने में, भाषण देने में, या फिर ऐसा आप जो हमारे संचार होता है, जैसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं,
उनमें दिक्कत करता है। वो अपने मतलब बॉडी गेस्चर जो होता है, हम नॉन वर्बल में बॉडी गेस्चर का यूज़ करते हैं, अपने हाथ पैर हिलाते हैं, आइज़ का यूज़ करते हैं, आईब्रोज का यूज़ करते हैं, फेस बनाते हैं अलग अलग तरह का, तो बच्चा इनमें दिक्कत करता है। और जो भी बच्चे होते हैं ये दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, उनका जो देखने का जो वे होता है वो बहुत अलग होता है। ये चीज़ों और जो बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है, जिस बच्चे को बीमारी होती है या जिसको भी होती है ये बीमारी, उसे ऑटिस्टिक बोलते हैं। ये बच्चे दिक्कत करते हैं संचार करने में, बोलने में, दूसरे से कम्युनिकेशन करने में। तो आपका पहला ये दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो बच्चा कुछ अलग ही है। थर्ड ऑप्शन है आपका आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है बच्चा सेम वर्ड्स को बोलने में दिक्कत करता है। अब सेम वर्ड जैसे हमारी इंग्लिश में जो यूज़ करते हैं हम एस एच को, हम कहीं कहीं हम यूज़ करते हैं एस डब्ल्यू, एस को सिर्फ सिंगल एस लिखते हैं, कहीं पर हम एस एच लिखते हैं, कहीं पर हम एस एच ई लिखते हैं, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर्ड को। जैसे कि हिंदी में वर्णमाला में हमारे 3 तरह के सा होते हैं, एक के लिए एस लगता है, एक के लिए एस एच लगता है। तो इस तरीके से बच्चा समझ नहीं पाता कि उसे कौन सा सा का यूज़ प्रयोग करना है अपने लेखन में। बच्चे से कोई शब्द बोला गया तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर सा सपेरा बनेगा, सा षटकोण बनेगा, कौन सा सा बनेगा, तो उसे दिक्कत होती है सेम एक जैसे वर्ड को पहचानने में। तो यहाँ पर आपका जो वाक विकार है, आर्टिकुलेशन जो है आपका, यहाँ पर आपका आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर बिल्कुल ठीक होगा वाक विकार में, क्योंकि बच्चा बोलने में दिक्कत करता है। शब्दों को जैसे बोलते हैं ना सा, तो इनमें डिफरेंस नहीं कर पाता सा और सा में। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। फोर्थ क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आपका, डैश शुड नॉट बी डन टू टीच इमिग्रेंट स्टूडेंट। जो अप्रवासी जो छात्र होते हैं उनके लिए क्या नहीं किया जाना चाहिए। बुनियादी शिक्षा के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा सिखाना, टीचिंग दैम इंग्लिश लैंग्वेज फॉर बेसिक एजुकेशन पर्पस, फॉलो करिकुलम एज यू डू विद अदर स्टूडेंट्स। पाठ्यचर्या का पालन करें जैसा कि आप अन्य छात्रों के साथ करते हैं। तीसरा आपका टीचिंग एसेंशियल वोकेबलरी, आवश्यक शब्दावली को सिखाना। और चौथा लेट स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप, छात्रों को समूह में काम करना सिखाना। देखिए यहाँ पर तीनों तो ठीक हो सकते हैं। बच्चों को बुनियादी शिक्षा देंगे अंग्रेजी में ना, ये ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पर हम 3 भाषा सीखते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा बहुत सी जगह हमारी थर्ड लैंग्वेज के उसमें पढ़ाई जाती है स्कूल में, ये थर्ड लैंग्वेज है। और जो आप शब्दावली भी सिखाओगे बच्चे को, जो ज़रूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चे को जब हम शब्दावली नहीं सिखाएंगे स्टार्टिंग से ही, धीरे धीरे उसका जो वोकैबुलरी वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना सीखेगा उतना अच्छा वो कम्युनिकेशन कर पाएगा अपने वर्ड्स को, जितना उसके पास शब्द भंडार होगा उतना अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएगा, सामने अपनी एक्सप्रेस कर पाएगा बातों को या थॉट्स को। और फोर्थ ऑप्शन आपका छात्रों को समूह में काम करना सिखाना, बिल्कुल सिखाएंगे। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर ये थोड़ा गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन फोर्थ नहीं होगा। यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। एक सामाजिक कक्षा में एक शिक्षक को तैयार रहने की आवश्यकता किस लिए? मोर फ्रिक्वेंट एक्सपोजर टू डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल प्रोसीड्यूर, नैदानिक और उपचारात्मक प्रक्रिया के लिए अधिक लगातार अनावरण। दूसरा इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोशल एंड बिहेवियरल एक्टिविटीज़, सामाजिक और व्यवहारिक कार्यकर्ताओं की गहन भागीदारी। कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रंस इन डिसएडवांटेज एरियाज, वंचित क्षेत्रों में बच्चों से निरंतर संपर्क बनाए रखना। और लास्ट है आपका ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है, बिल्कुल पहले हम बच्चे की गलती पकड़ेंगे, बच्चे की गलती बच्चा किस चीज़ में गलती कर रहा है। पहले हम इसी चीज़ टीचर उसी चीज़ को पता लगाता है कि एक टीचर कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, लिखने में गलती कर रहा है, बोलने में गलती कर रहा है, समझ नहीं आ रही इसको कोई बात है, कोई चैप्टर या वो हर चीज़ को समझने में दिक्कत कर रहा है या लेट समझ रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। फिर वो करता है उसका उपचार कि अब गलती पकड़ में आ गई, बच्चे को कहाँ दिक्कत हो रही है, अब वो इस गलती को सुधारेगा कि बच्चा कैसे कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है, तो उसका वो उपचार करता है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा टीचर को हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और कहाँ उसकी गलती को पकड़ के सुधारा जाए। दूसरा ऑप्शन आपका सामाजिक और व्यवहारिक कार्यकर्ता की गहन भागीदारी। सामाजिक कार्यकर्ता इसमें स्कूल के अंदर मेन रोल निभाते हैं। सिर्फ बच्चों से टीचर्स से ही रिलेटेड नहीं होता, आसपास के अपने जहाँ पर स्कूल है उसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर स्कूल खुला हुआ है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे भी उसका इंटरेक्शन होता रहता है। जैसे कि स्कूल के पास में कोई स्कूल है, उसके पास से स्टूडेंट्स आते हैं स्कूल में, तो PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वहाँ पर,
चीज़ दिखाती है कि स्कूल का और समाज का इंटरेक्शन होता है। और तो एसएमसी के मेंबर्स भी स्कूल में आते हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो स्कूल और समाज दोनों मिलकर स्कूल में कैसे बच्चों को जो स्कूल के जो उद्देश्य हैं जो प्राप्त नहीं हो पा रहे उनको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है समाज की सहायता से। जो इसका उदाहरण है आपका एसएमसी मेंबर्स होते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका वंचित क्षेत्रों में बच्चों से निरंतर संपर्क। जो ऐसे एरियाज है जहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पर क्या किया जाए, तो आपने देखा होगा कि कैंप लगाए जाते हैं, वैन होती है, कोई वैन के अंदर ही जो वंचित क्षेत्र जहाँ तक बच्चों की शिक्षा की पहुँच नहीं थी वहाँ पर वैन होती है, वैन के अंदर ब्लैक बोर्ड होता है, बुक्स होती है, वहाँ पर टीचर्स जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और उन बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते हैं। और जहाँ पर सरकार स्कूल खोल सकती है वहाँ पर स्कूल खोले जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है यहाँ पर। तो ये सारे होंगे, तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही, आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये सभी हैं जो जिसके लिए एक टीचर को तैयार रहना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन सक्सेस इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की सफलता के निर्धारित कारक कौन कौन से हैं। तो पहला आपका परिवार विद्यालय की सहभागिता। परिवार और विद्यालय की सहभागिता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे एसएमसी मेंबर हो गए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, पहला ऑप्शन ठीक है आपका। दूसरा ऑप्शन आपका सामान्य और विशेष शिक्षकों के बीच सहयोग। जो सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक हैं उनके बीच में सहयोग होना चाहिए। एक दूसरे टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि आज अगर कोई क्लास खाली है तो कोई दूसरा टीचर ले ले, वो क्लास खाली ना रहे। कोई अगर टीचर नहीं आया तो उस क्लास को हैंडल कर ले। अगर कोई टीचर दूसरे टीचर को बता दे कि मैं इस टाइम पे फ्री हूँ या फिर इस टाइम पे मुझे ये क्लास लेनी है। मतलब एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बच्चों के पर्सपेक्टिव में, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लक्ष्य है उनको प्राप्त किया जा सके। और कोऑर्डिनेशन होना एक बहुत अच्छी बात है स्कूल में टीचर्स के बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर दूसरे टीचर की बुराई कर रहा है, ऐसा बच्चे के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है। थर्ड ऑप्शन आपको प्रशिक्षण और कर्मचारियों का विकास बिल्कुल होना चाहिए। जो आपको जो कर्मचारी हैं या स्कूल का स्टाफ है, स्कूल के स्टाफ में सब आते हैं, चाहे वो टीचर हो, प्रिंसिपल हो या फिर वहाँ पर जो लोग साफ सफाई करते हैं, स्कूल की रख रखाव करते हैं स्कूल का, तो वो भी जाते हैं। तो उनका विकास होना चाहिए। टीचर्स की सैलरी मिलनी चाहिए, उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। जो वहाँ पर काम करते हैं और वर्कर्स और भी अदर वर्कर्स, उनको भी टाइम पर मोटिवेशन मिलना चाहिए टीचर्स के द्वारा या फिर प्रिंसिपल के द्वारा। मतलब कि ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके तीन ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो आपका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने टॉप 10 समावेशी शिक्षा के क्वेश्चन देखे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।